चलो कोई नहीं। ओईसीडी, इसमें दो तीन ग्रुपिंग रह रही हैं। एक तो ओपेक, ओपेक तो शायद मैंने लिखवाई थी, उसके मेंबर नहीं बताए थे कितने मेंबर हैं, पर एक दिन ओपेक भी कराऊंगी कुछ अगर करंट में होता है तो। ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें टोटल 38 मेंबर्स हैं, और जो 38 मेंबर्स है दीज आर मेनली फ्रॉम यूरोप और अमेरिका। ये जो है यूरोप, अमेरिका और पैसिफिक, पैसिफिक ओशन में कुछ नेशन है वो इसके मेंबर हैं। अब इसका वर्क क्या है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं ये उसको सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करनी है ये उन पे वर्क करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसके जितने भी पार्टनर हैं टोटल मिला करके यूरोप से या अमेरिका से या पैसिफिक से, इनका जो टोटल है ट्रेड वो 80% ऑफ ट्रेड ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 80% ऑफ ट्रेड मतलब मेनली इस इन कंट्रीज के हाथ में है कि कहाँ पर कितना ट्रेड होगा, किस कंट्री के साथ कितना होगा। तो 80% तो ये अपने आप यही रिप्रेजेंट कर देते हैं ओईसीडी कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें अमेरिका है 38 कंट्री फ्रॉम यूरोप और पैसिफिक से। ठीक है, बट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, और उद्देश्य भी पूछ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, बट करंट में क्या चल रहा है वो पूछ लेंगे। तो उसके बेसिस पे क्या रहता है कि फाउंडेशन कब हुआ था, है ना। तो मेनली इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 1961 में, 1961 में रोम ट्रीटीज ऑफ 1957। रोम कहाँ पर है, हाँ, तो रोम इटली में है, और वहां पे जो एक ट्रीटी साइन हुई थी 1957 में, उसी का जो एक फलस्वरूप ही ये बना ओईसीडी। ठीक है, तो ओईसीडी बहुत पॉपुलर ग्रुप है। हम्म, तो इंडिया इज नॉन कोऑपरेटिंग मेंबर, नॉन मेंबर। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इंडिया ओईसीडी का मेंबर है या नहीं, है ना। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वे बेटा हाई ह्यूमन रिसोर्स वाले और जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है वो कंट्रीज हैं, और हम इसके डिमांड अभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अपकमिंग डेज में हम इसके पार्टनर बन जाए, जब हमारा जो इकोनॉमी है, जो हमारा टारगेट है कितने ट्रिलियन का है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो पूरा अचीव हो जाए। और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखो, या मैन्युफैक्चरिंग का जो एरिया है, सर्विस सेक्टर, ये सारे सेक्टर और फ्लोरिश करने लगे तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, और फिर हम इसके पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया इसका पार्टनर नहीं है, लेकिन हम 1995 से कोऑपरेट कर रहे हैं इसके साथ में, है ना। मेंबर नहीं है, बट इसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, इसकी पॉलिसीज में, फॉर्मुलेशन में, जो भी होता है इम्प्लीमेंटेशन में हम इसके वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया मेंबर नहीं है इसका, और ओपेक का भी इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ऑयल ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, है ना। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो ओपेक है। तो ओपेक में हम तो ऑयल उतना प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हमें तो फिर भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसमें भी हम नहीं है। तो भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है, तो 22 हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और 7 पावर प्लांट है। ठीक है, अब इसमें ना इनके नाम भी याद रखने की, कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, वो एक लिस्ट है, वो मैं करा दूंगी तुम लोगों को बाद में। तो 22 है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात क्यों चल रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात इसलिए चल रही है क्योंकि एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर अभी चर्चा है कंट्रीज में, दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है इनकी जो कैपेसिटी है वो अप टू 300 मेगावाट तक होती है। इतने मेगावाट तक ये बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जहां से देखो ये हमारी बिजली जहां से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये रिएक्टर्स, जो रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर बन रही है। मेनली हम क्या यूज करते हैं, कोल। हम अपने रिएक्टर में सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं यूज, कोल। अभी जो हमारा शिफ्ट है वो सोलार एनर्जी की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। मतलब हम जो हमारे कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज तो सुना ही होगा, दिस इज वेरी सीरियस इशू। तो जो आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, पेरिस का है, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, और पेरिस इसको पेरिस एग्रीमेंट भी कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारे भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, ठीक है। और वो कमिटमेंट्स ऐसे हैं कि हम जो है कोल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोल को कम करेंगे तो उसका ऑल्टरनेटिव भी चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव के तौर पे क्या है हमारे पास में, सोलार एनर्जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे वी आर ट्रॉपिकल नेशन, हमारे यहाँ पे तो मुश्किल से 2 महीने सर्दी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो इतनी पड़ती भी नहीं है ना। तो हमारे यहाँ पे जो कैपेसिटी है सोलार एनर्जी की वो बहुत ज्यादा है, तो हमारा शिफ्ट कहा जा रहा है सोलार एनर्जी की तरफ। लेकिन सोलार एनर्जी के साथ भी इशू ये है कि अभी हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जितना रिक्वायरमेंट है। जो हम पूरी कंट्री की पावर की जो रिक्वायरमेंट है सबकी फुलफिल कर रहे हैं, इतना नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आए हैं जिनकी 300 मेगावाट तक की कैपेसिटी है, और ये अप टू 300 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये एफिशिएंट है। जैसे कि नॉर्मल जो पावर रिएक्टर होता है उसको फ्यूल करना पड़ता है वन से मतलब 1 to 2 years में, 1 से 2 साल में उसे रिफ्यूल करना पड़ता है, मतलब फिर से उसमें कोल जो भी फ्यूल यूज करते हैं वो डालना होता है। लेकिन इनके साथ ये है कि एसएमआर को 3 या 7 साल में एक बार रिफ्यूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अप टू इतनी तक पावर जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा भी इंडिया का भी शिफ्ट क्या है, एसएमआर तक जा रहा है, ठीक है। तो ये है। अब डिजिटल टाइम वाउचर सिस्टम, डिजिटल टाइम वाउचर सिस्टम फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, ये किसने लॉन्च किया है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और किसके लिए ये लॉन्च किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के टाइम पे कुछ चीजें एक्सेस के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एस दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इलेक्शन के टाइम पे इनको पॉलिटिकल पार्टी को इनको एक्सेस मिल सके। क्या होता है जनरली जब इलेक्शन होते हैं तो उनको प्रचार करने के लिए मतलब आचार संहिता लग जाती है, तो प्रचार नहीं करने दिया जाता है। बट ये वाउचर जो है उनको दिए जा सकते हैं, वो दूरदर्शन के तहत या ऑल इंडिया रेडियो या और किसी भी मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के तहत इन वाउचर को इशू करा करके और अपना वो देख सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे कुछ भी प्रचार कर सकते हैं। तो ये उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये एक टाइम स्लॉट भी देगा, ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन अपना प्रचार उस पर कर सकते हैं, एक टाइम स्लॉट देगा कि इस टाइम स्लॉट में आप अपनी कैंपेन कर सकते हैं। मेनली क्या होता है कि सोशल मीडिया, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे तो चलता रहता फिर भी, बट जो गवर्नमेंट ओन्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहां पर आचार संहिता लगने के बाद वो प्रचार नहीं कर पाते। तो ये वाउचर उनको दिए जाएंगे, ये वाउचर इशू करा करके वो उसकी एक्सेस ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो रुद्रागिरी हिलोक, रुद्रागिरी हिलोक में भी रॉक कट पेंटिंग है, ठीक है। और ये प्री हिस्टोरिक रॉक कट पेंटिंग्स हैं रुद्रागिरी हिलोक में। और ये जो है क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रुद्रागिरी हिलोक जो है वो कहाँ से या किस समय की है, किस टाइम पीरियड की है। तो ये मीसोलिथिक की, मध्य पाषाण या मीसोलिथिक पीरियड की है। और क्या टाइम था मीसोलिथिक पीरियड का, 5000 बीसी। और किसके अंडर में ये बनी थी, देखो ये बनी थी काकातिया डायनेस्टी। ये रॉक कट पेंटिंग काफी पुरानी है, बट अराउंड 300 एडी जब काकतिया डायनेस्टी रूल कर रही थी, ये है मध्य प्रदेश में। तो उस समय ये और डेवलप्ड हुई, यहाँ पर और पेंटिंग्स बनी। जैसे होता है ना कि कोई चीज होती है उसको और डेवलपमेंट, जैसे जैसे कुछ सल्तनत आती है या कोई भी रूलर आता है, कोई भी आते हैं,
तो उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही इनका भी, जैसे कि अगर हम अजंता या एलोरा की गुफाओं की बात करते हैं, तो अजंता और एलोरा है तो 2nd सेंचुरी BC, ठीक है, बट दोनों में अलग अलग रूलर्स रहे हैं, है ना। और उसमें भी जैसे कि पल्लव हो गए साउथ में, पांड्याज हो गए, तो उनके अलग अलग जो भी रूलर रहे हैं, उन रूलर के टाइम में वहां पे डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, और जो अजंता और एलोरा हैं, अगर जियोलॉजिकली देखी जाए तो कैसी गुफाएं हैं पता है? लावा से बनी हुई है। जो बेसाल्टिक लावा है, डेक्कन प्लेटू बताइए कि बस डेक्कन प्लेटू पे वंस देयर वाज अ वोल्केनो इरप्शन। अभी तो नहीं हो रहा, बट जब जहां से भी इंडिया पास हुआ है, अंटार्कटिका से लेकर यहाँ तक आया यूरेशियन तक, तो उसमें बीच में कहीं वल्केनिक इरप्शन हुए, जिसका हमें डेक्कन प्लेटू पे वो है। तो वो जो है रॉक्स, अगर तुम बाहर से देखोगे तो इट्स लुक लाइक अ टोटल ब्लैक, बाहर से वो ब्लैक कलर की है, तो इट्स मेड अप ऑफ लावा बेसाल्ट की। ठीक है, तो सेम ऐसे ही रुद्रगिरी हिलोक में भी है, ये मीसोलिथिक पीरियड में बनी थी और काकातीय डायनेस्टी में भी इनमें डेवलपमेंट हुआ था, और अराउंड 5000 BC पुरानी है रुद्रगिरी हिलोक। और कौन से स्टेट में है? ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश। और एक और इनका फीचर है काकातीय एरा के टाइम का, कि यहाँ पर रामायण जो है वो डिस्क्रिप्शन है उसका पूरा। जैसे कि इसका फेमस जो है एक सीन है, बाली और सुग्रीव का जब वो होता है युद्ध, बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है ना, और तब भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बट वो थोड़े लेट हो जाते हैं आने में, और फिर बाद में वो जब जाता है बाली और सुग्रीव होता है ना, सुग्रीव जाता है श्री राम के पास कि प्रभु आपने तो मेरी मदद की नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहचान नहीं पाया, तुम दोनों सेम सेम दिखते हो भाई। ठीक है, बाली और सुग्रीव सेम सेम से दिखते थे, तो फिर वो उनके गले में माला डाल देते हैं और वो कहते हैं कि अब जाओ तुम, ठीक है, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और वो फिर हेल्प कर देते हैं, तो ऐसे फिर सुग्रीव क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं वहां के। ठीक है, फिर वो अपनी वानर सेना भेजते हैं लंका के लिए। ठीक है, तो वहां पर ये पूरा जो सीन है, ये पूरा सीन वहां पर डिपिक्ट है, पूरा दृश्य इन रॉक कट पेंटिंग में डिपिक्ट है। ठीक है, तो ये इस तरह की, और एक और फेमस रॉक कट केव्स वो हैं, आर्ट आर्ट स्कल्पचर, यहाँ पर ममल्लापुरम तुमने सुना होगा, ममल्लापुरम सुना है? मल्लपुरम या ममल्लापुरम चेन्नई में है, किनारे है शीशोर पर, और वहां पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का समिट हुआ था। ठीक है, उसके बाद से प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से पर्सनली मिले नहीं है, वो समिट हुआ था, उसके बाद से वो उनसे नहीं मिले। ठीक है, 2018 के अराउंड में हुआ था। ठीक है, तो ममल्लापुरम में भी ऐसी ही रॉक कट केव्स हैं, वहां पर पूरा दृश्य वो, कि जो गंगा है वो कैसे आई, भागीरथी ने गंगा को मतलब जमीन पे कैसे लेके आए हैं, वो पूरा दृश्य उसमें दिखाया गया है डिपिक्शन में। तो ऐसी ही रॉक कट केव है। रुद्रगिरी हो गया। अब ये देखो DPT, ये तुमने वैक्सीन सुनी होगी, DPT-3, है ना, वैक्सीन होती है। तो अभी WHO की हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है, तो WHO ने कहा है कि हमने DPT जो वैक्सीन है, इसमें 93% हमारा वैक्सीनेशन हो गया अक्रॉस द कंट्री, और साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि हमारे इंडियन रीजन में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब, यहाँ पर 81 to 91% वैक्सीनेशन हो चुका है। तो DPT की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं DPT, तो डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस, और T फॉर टेटनस। ठीक है, और 3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन तीनों के लिए ये एक ही वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती है। ठीक है, तो DP3 का नाम याद रखना, व्हाट इज DP3। अब है किकेडा। हाल ही में दक्षिण भारत में किकेडा कीट की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो
सिकेडा एक कीट है और ये कुछ अलग सा दिखने वाला कीट है। कुछ ऐसा भी लगेगा जैसे कि ग्रास होपर होता है। एक पिक्चर अवेलेबल है, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ सिकेडा, क्योंकि पता भी होना चाहिए, पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कि है क्या। और वो कल हम वो कर रहे थे ना, जब यूएई वाला कर रहे थे दिरहम में और रुपी में एक्सचेंज। देखो इट्स अ कीट, मतलब इट्स अ इंसेक्ट, बट इसकी नई स्पीशीज अभी वो हुई है, दिख रहा है? ठीक है, तो ये है किकेडा, या फिर इसे मलयालम में इसको चिविडू कहते हैं, और इसका नाम रखा है पुराना चिविडा या पुराना चिविडा। ठीक है, कि इसका नाम याद रखना क्योंकि पूछ लेते हैं। हाँ, कीट टाइप का ही है। मॉस्किटो फिश, जो मॉस्किटो फिश तुमने देखी ही होगी। अरे छोटी छोटी फिशेस होती हैं जो इसमें भी डाली जाती है मच्छरों से वो करने के लिए, बचाने के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल फिश, और ये पानी में ऐसी जगह पे छोड़ दी जाती है, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो वो बनी हुई है कनाल छोटी छोटी, वहां पर ये फिश डाली हुई है। क्यों डालते हैं ये वाली फिशेस? क्योंकि जो मॉस्किटो का लार्वा है वो पानी में होता है, ठीक है, उसे मारने के लिए। जहां पे भी ड्रेनेज रहता है, जहां पर पानी के आने जाने का रास्ता रहता है, उस जगह पर, फॉर इंस्टेंस जैसे फैक्ट्री में पानी की जरूरत है कहीं भी किसी भी जगह पे, और वहां पे उन्होंने टैंक बनाए हुए हैं या कुछ भी बनाया हुआ है, बट मच्छरों का भी तो प्रॉब्लम है कि मच्छर ना वो ले जाए, पनप जाए, तो उसके लार्वा को ये जाम्बुशिया फिश जो है ये खा जाती है, ठीक है, कैच कर लेती है। तो ये वाली फिशेस मेनली उन टैंक में, उन रिजर्वॉयर में छोड़ी जाती है ताकि मच्छरों से बचा जा सके। इनिशियल स्टेज पर ही खत्म कर देती है, वो तो बात की बात है कि कुछ हो गए तो फिर पेस्ट कंट्रोल के थ्रू खत्म करना, बट ये मेनली मॉस्किटो फिश के नाम से जानी जाती है, जिन्हें जाम्बुशिया या गाम्बुशिया भी कहते हैं। ठीक है, गाम्बुशिया फिश। हाँ, मैं बता रही थी यूएई वाला, यूएई, और अभी इंडिया ने जो रुपी और दिरहम के एक्सचेंज की बात की है, इसमें बेटा हमारा यूपीआई को लेकर भी चर्चा हुई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर भी चर्चा हुई है कि हाँ, मतलब कि ट्रांसफर भी कर सकते हैं विया यूपीआई, है ना? तो ये भी दो एमओयू साइन हुए हैं, एक तो दिरहम का और रुपी का एक्सचेंज, और एक ये वाला एमओयू साइन हुआ है यूपीआई वाला, ठीक है। और हम वहां की कंट्रीज के लिए क्या कौन से कार्ड इशू किए हैं इंडिया ने? रुपे कार्ड, ठीक है, वो रुपे कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल काइंड ऑफ कार्ड है जो पहले सऊदी अरेबिया के लिए इशू हुआ था, और अब यूएई जो ये कंट्रीज है इनके लिए। और क्यों हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ये कंट्री? क्योंकि दीज ऑल आर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, हमारे इनसे अच्छे। और एक और सेकंड चीज भी है, सेकंड चीज भी है, और सेकंड चीज क्या हो सकती है? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे लिए इन कंट्रीज में, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सारे सबसे ज्यादा हमारे वर्कर्स वहां रहते हैं। और जो रेमिटेंस आता है, रेमिटेंस मतलब जैसे कि वहां पे कोई काम कर रहा है और वो यहाँ इंडिया में पैसा भेजता है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टिंग और गेनिंग रेमिटेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडिया जो है सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है उसको बाहर से, सबसे ज्यादा। और कंट्रीज को इतना नहीं आता, अभी भी आया, अभी भी रिपोर्ट आई थी कि कितना रेमिटेंस आ रहा था, उस उन कंट्रीज पे सबसे ज्यादा आता है हमको। जैसे कोई वर्कर है वहां पे काम कर रहे हैं, वहां से यहाँ वो जो पैसा भेजते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस, और इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू, इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू का पार्ट है ये, ठीक है।
तो दो चीज है, एक तो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है और दूसरा रेमिटेंस सबसे ज्यादा आता है इन कंट्रीज से। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि दो एमओयू साइन हुए हैं, एक तो यूपीआई वाला और सेकंड वही रुपी और दिरहम वाला। दिरहम वाला। ठीक है।